नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये विलेन नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम समझेंगे अणुसंख्य गुणधर्म। अब अणुसंख्य गुणधर्म को आपको समझना है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अणुसंख्य गुणधर्म उन्हीं विलेन के लिए है जिसमें विलायक द्रव हो और विलेय ठोस हो। अणुसंख्य गुणधर्म अभी तक आपने जितना भी चीज़ पढ़ा, राउल्ट का नियम पढ़ा आपने, धनात्मक ऋणात्मक विचलन, स्थिर क्वाथी विलेन, ये सब जितना भी पढ़ा है वो सब था विलायक भी द्रव हो और विलेय भी द्रव हो। लेकिन अणुसंख्य गुणधर्म तभी लगता है जब विलायक द्रव हो और विलेय ठोस हो। तो ऐसे विलेन पर जैसे पानी में नमक डाल दीजिए या चीनी डाल दीजिए तो पानी है द्रव और चीनी या नमक क्या है, ठोस है। तो ऐसे विलेन पर अणुसंख्य गुणधर्म लगता है। और अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म अवाष्पशील पदार्थों के विलेन के ऐसे गुण, अवाष्पशील पदार्थों यानी ठोस पदार्थों, और इनका विलेन हो। और देखिए अणुसंख्य गुणधर्म इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अणुसंख्य गुणधर्म यानी ऐसा गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, कितना ठोस मिलाया गया है इस पर निर्भर करे। इस पर निर्भर नहीं करता कि किस प्रकार का ठोस मिलाया गया है। जैसे 1 लीटर पानी ले लीजिए, अब 1 लीटर पानी में NaCl मिला दीजिए और चाहे AgCl मिला दीजिए, इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि NaCl मिलाया गया है या AgCl मिलाया गया है। फर्क इससे पड़ता है कि कितनी मात्रा मिलाई गई है, कितनी संख्या मिलाई गई है। अगर 1 लीटर पानी में 50 ग्राम NaCl मिलाया गया है तब भी सेम टू सेम वही सारे अणुसंख्य गुणधर्म दिखेंगे जो AgCl अगर 50 ग्राम मिलाया गया है तो उससे दिखेंगे। यानी कि इससे मतलब ही नहीं है कि क्या मिलाया गया है, मतलब केवल इससे है कि कितनी मात्रा में मिलाया गया है, उसके अणुओं की संख्या क्या है। और इसी को क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। और अणुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 है वाष्पशील का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और पराशर दाब। यही चारों आप लोग पढ़ लीजिए तो अणुसंख्य गुणधर्म खत्म हो गया। अब चलिए हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो अवनमन मतलब होता है कमी, यानी कि वाष्प दाब में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। अब वाष्प दाब में कमी कैसे होता है? तो ऐसे समझिए जैसे ये एक टंकी है और बंद टंकी है और इस बंद टंकी में द्रव भरा हुआ है, इसमें शुद्ध द्रव भरा हुआ है, शुद्ध द्रव भरा हुआ है। और द्रव क्या है? मान लीजिए जल ही है, मान लीजिए जल है और इसका वाष्प दाब कितना है? P1 नॉट, इसका शुद्ध द्रव का, शुद्ध जल का वाष्प दाब है P1 नॉट। अब ये वाष्प दाब क्या होता है? जैसे देखिए जब इसमें शुद्ध पानी भरा है तो होगा क्या, यहाँ पूरे पृष्ठ पर केवल और केवल पानी के अणु हैं, क्योंकि शुद्ध पानी है। शुद्ध पानी है मतलब सब जगह पानी ही है, इसमें एक भी बाहरी कोई चीज़ नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ से भी क्या होगा, ये पानी क्या होगा, वाष्पित होकर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, ये वाष्पित होने के बाद आपस में भी बहुत तेज टकराएंगे और इसके पृष्ठ से भी टकराएंगे। अतः इसके पृष्ठ पर क्या लगेगा, दाब लगेगा और प्रत्येक बिंदु पर दाब लगेगा। अब क्या होगा, देखिए जब वाष्पन होता है तो इसमें क्रिया क्या होती है? देखिए जैसे शुद्ध द्रव है, अब इसका क्या होगा, शुरुआत में जब शुद्ध द्रव है केवल और तुरंत अभी भरा गया है, अभी टंकी बंद की गई है, तो क्या होगा, शुरुआत में द्रव क्या होगा, वाष्प में बदलेगा ऐसे, और वाष्प में बदलकर और फिर क्या करेगा, इस पर दाब लगाएगा। लेकिन क्या होगा, जब ये वाष्प की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो ये वाष्प के कण आपस में टकराएंगे भी और टकराने के बाद द्रव अवस्था में बदलकर फिर से आ जाया करेंगे। और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि जितनी मात्रा में जल वाष्प में बदल रहा है उतनी ही मात्रा में वाष्प द्रव में बदल रहा है, और इस स्थिति को कहेंगे साम्य अवस्था आ गई। यानी जितनी मात्रा में द्रव वाष्पित होकर वाष्प में बदल रहा है उतनी ही मात्रा में वाष्प आपस में टकराने की वजह से और पृष्ठ से टकराने की वजह से वाष्प फिर से द्रव में बदल जा रहे हैं। तो साम्यावस्था में ये लोग क्या करेंगे, यानी यहाँ पृष्ठ पर केवल द्रव है तो प्रत्येक बिंदु से वाष्पन होगा और वाष्पन होने के बाद ये लोग वाष्प दाब लगाएंगे। अब क्या हो, मान लीजिए इसमें ठोस पदार्थ मिला दिया गया, नमक मिला दिया गया, इस शुद्ध पानी में क्या मिला दिया गया, अवाष्पशील ठोस नमक मिला दिया गया। अब क्या होगा, अब द्रव तो ऐसे है, इस तरह से है द्रव।
अब क्या हुआ, जब इसमें नमक मिला दिया गया तो अब इसके पृष्ठ पर नमक भी आ गया, नमक भी आ गया, नमक भी आ गया, नमक भी आ गया। इसके पृष्ठ पर नमक भी है और बीच में भी नमक है, बीच में भी नमक है, बीच में भी नमक है। अब क्या होगा, अब जहां जहां पर नमक आ गया है यहां से तो वाष्पीकरण होगा नहीं जल का, यानी कि यहाँ पर नमक है तो यहाँ से वाष्पीकरण नहीं होगा, यहाँ पर नमक है तो यहाँ से वाष्पीकरण नहीं होगा, यहाँ पर नमक है तो यहाँ से वाष्पीकरण नहीं होगा। इसके बीच बीच में से थोड़ा बहुत वाष्पीकरण होगा, हल्का फुल्का वाष्पीकरण होगा। पहले क्या था, पूरा का पूरा पानी ही था, तो हर पॉइंट से, हर जगह से पानी क्या होता था, वाष्प में बदल रहा था और वाष्प दाब लगा रहा था, तो वाष्प दाब ज़्यादा था, P1 नॉट ज़्यादा था। लेकिन जब आवाष्पशील ठोस मिला दिया गया तो इसके पृष्ठ पर अब नमक भी आ गया, आवाष्पशील पदार्थ आ गया जो कि वाष्पित नहीं होता, वो आ गया। तो अब इसके बीच बीच के जगह में से किसी तरह से पानी थोड़ा बहुत वाष्पित होगा, हल्का फुल्का वाष्पित होगा, और जब कम वाष्पित होगा तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। और इसी वाष्प दाब के कम होने को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन माने कमी। और मान लीजिए ये विलयन बन गया, तो इस विलयन का मान लीजिए है P1, तो पहले था P1 नॉट और अब कितना हो गया P1। और आप लोग स्पष्ट है परिभाषा से कि P1 नॉट क्या होगा, P1 नॉट ज़्यादा होगा इस P1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि वाष्प दाब पहले ज़्यादा था, हर पॉइंट से वाष्पन होता था, वाष्पीकरण ज़्यादा होता था। और अब क्या हुआ, नमक भी आ गया तो अब वाष्पन कम हो रहा है, वाष्प दाब कम हो गया, और वाष्प दाब की इसी कमी को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो P1 नॉट तो ज़्यादा है ही P1 से, क्योंकि अब दाब कम हो गया है, तो ये हो गया। अब देखिए अगर हम क्या करें, P1 नॉट में से ये ज़्यादा है, ये वाष्प दाब ज़्यादा है, ज़्यादा वाष्पन हुआ है, ज़्यादा दाब लगा रहा है। अगर P1 नॉट में से हम इस P1 को घटा दें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा P, और यही डेल्टा P क्या होगा, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। तो ये वाष्प दाब में अवनमन का फार्मूला बन गया। अब देखिए ये वाष्प दाब में जो अवनमन है डेल्टा P, ये किस चीज़ पर निर्भर करेगा। तो मान लीजिए कि इसमें जो शुद्ध द्रव है, इसमें जो विलयन है, तो विलयन में अब देखिए दो चीज़ है, एक तो जल है और एक नमक है। तो मान लीजिए जो जल है, इस विलयन में जो जल है, जल का यानी कि द्रव का, द्रव क्या है, जल है, यानी द्रव जो जल है कुल प्रभाज मान लेते हैं है X1, और इसमें जो नमक मिलाया गया है, नमक यानी आवाष्पशील प्रभाज, इसका मोल प्रभाज कितना होगा, तो इसका मोल प्रभाज मान लेते हैं X2, इसका मोल प्रभाज मान लेते हैं X2। अब आप बताइए कि इसका P1 का मान, यानी इसका जो वाष्प दाब है, ये किस पर निर्भर करता है, इसमें वाष्पीकरण कौन हो रहा है, केवल पानी तो वाष्पीकरण हो रहा है, और पानी ही वाष्पीकरण होकर दाब लगा रहा है, और वही दाब P1 है, यानी P1 का मान किस पर निर्भर करता है, इस जल के मोल प्रभाज पर। यानी जल जितना ज़्यादा मात्रा में होगा उतना ही ज़्यादा मात्रा में वाष्पीकरण होगा और उतना ही ज़्यादा P1 का मान होगा। यानी P1 किस पर निर्भर करता है, द्रव की यानी जल की मात्रा पर, क्योंकि जल ही तो वाष्पीकरण हो रहा है। और मोल प्रभाज क्या बताता है, मात्रा बताता है। यानी जो P1 का मान है, ये प्रोपोर्शनल किसके है, ये किस पर निर्भर कर रहा है, ये निर्भर कर रहा है X1 पर। यानी कि X1 क्या है, द्रव का मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज क्या बताता है कि द्रव कितनी मात्रा में है। तो X1 जितना ज़्यादा होगा, द्रव का जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वाष्पित होगा, उतना ज़्यादा दाब लगाएगा, उतना ज़्यादा P1 होगा। यानी P1 प्रोपोर्शनल है X1 के। अब क्या कीजिए, P1 प्रोपोर्शनल हटाकर बराबर लगाएंगे तो नियतांक आएगा, और नियतांक होगा P1 नॉट X1, और P1 नॉट से तो आपको मिलवा ही चुके हैं, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है। अब देखिए दोनों तरफ वाली चीज़ को P1 नॉट में से घटा दीजिए, समान संख्या से दोनों तरफ समान काम कर सकते हैं। तो P1 नॉट में से P1 को भी घटा लीजिए और इसको भी P1 नॉट में से
घटा लीजिए, घटा लीजिए दोनों को। अब आप देखिए इसको क्या कहते थे, P1 नॉट माइनस P1, तो इसी को हम लोग वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, बराबर। और P1 नॉट दोनों जगह है, तो P1 नॉट क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो यहाँ से P1 नॉट निकल गया, तो यहाँ बचा 1 माइनस, और यहाँ से P1 नॉट निकला तो क्या बचा, x1। और आप लोग जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखिए इस विलेन में द्वितीय चीज है, नमक है और जल है, और दोनों का मोल प्रभाज यहाँ पर मान रखा है। तो आप लोग जानते हैं कि किसी विलेन के सारे मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है, सारे पदार्थों का मोल प्रभाज 1 होता है। तो अगर x1 को उधर कर दीजिए, देखिए कोई भी विलेन बना है, जितनी चीज़ों से मिलकर बना है, उन सब का मोल प्रभाज अगर जोड़ देंगे तो हमेशा 1 आता है। अब x1 को उधर भेज दीजिए, तो यक इधर है ही, x1 उधर जाएगा तो माइनस x1 हो जाएगा, और ये आ गया x2 का मान। किसी विलेन में उपस्थित सारी चीज़ों का मोल प्रभाज अगर जोड़ देंगे तो 1 आता है। तो इस विलेन में कितनी चीज़ें हैं, केवल 2 चीज़ है, एक तो जल है और एक नमक है। जल का मोल प्रभाज x1 है और नमक का मोल प्रभाज x2 है, यानी कि दोनों का मोल प्रभाज जोड़ेंगे तो 1 आएगा, हमेशा आता है। तो देखिए x1 को उधर भेज दिए तो यक माइनस x1, ये x2 का मान आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा डेल्टा P बराबर P1 नॉट, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं x2। मतलब कि x2 की मात्रा बढ़ाएंगे तो आपेक्षिक अवनमन बढ़ेगा, और x2 की मात्रा घटाएंगे तो डेल्टा P का मान घटेगा। और x2 क्या है, नमक का मोल प्रभाज है, यानी नमक की मात्रा बढ़ाएंगे तो मोल प्रभाज, वाष्प दाब में अवनमन बढ़ेगा, यानी जितना ज़्यादा नमक डालते जाएंगे उतना ज़्यादा अवनमन घटता जाएगा। और यही आपका फार्मूला बनकर तैयार हो गया। चलिए, ये मैंने भाषा भी लिख दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला अणुसंख्य गुणधर्म हम लोग देखते हैं, और अगला अणुसंख्य गुणधर्म है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन माने क्या होता है, उन्नयन माने होता है अधिकता या बढ़ना। अब ये कैसे अधिकता आती है इसको ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले तो आप लोग क्वथनांक समझिए। क्वथनांक के बारे में हल्का सा इसका परिचय मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दे रखा है, और इसको डिटेल में समझिए। क्या होता है कि कोई भी द्रव ऐसे है, जैसे मान लीजिए जल ही है, ठीक है, तो कोई भी द्रव है, तो इस द्रव के कण इसमें बहुत तेजी से द्रव के अंदर गतिमान होते हैं, बहुत तेजी से गतिमान होते हैं, और गतिमान इतना ज़्यादा होते हैं ना कि ये द्रव के पृष्ठ को छोड़कर जाना भी चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर वायुमंडल है, और इस वायुमंडल ने इसके पृष्ठ पर एक दाब लगा रखा है, और उसी दाब के कारण ये द्रव उड़कर नहीं जा पाता। लेकिन जैसे ही हम लोग इसे गर्म करना शुरू करते हैं, मान लीजिए इसे हम गर्म करना शुरू कर दें, इसको गर्म करना शुरू कर दें, तो होगा क्या, अब यहाँ पर जो वायुमंडल है इसने इसके पृष्ठ पर दाब लगा रखा है कि इसके पार्टिकल निकलकर भाग ना पाएं। लेकिन जैसे हम गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो इनके अणुओं की गति बढ़ने लगती है, स्पीड बढ़ने लगती है, और स्पीड बढ़ने लगती है यानी कि ये अणु भी नीचे से और ज़्यादा दाब लगाते हैं बाहर निकलने के लिए। और जैसे ही इनका ताप बढ़ाते जाते हैं, उष्मा देते जाते हैं, ताप बढ़ता जाता है, तो एक पॉइंट इनका दाब भी नीचे से बढ़ता जाता है, और एक ऐसा भी टेम्परेचर आता है जिस पर इनका वाष्प दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और जैसे ही हम इतनी गर्मी दे देते हैं कि इसका वाष्प दाब यहाँ के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो क्या होता है, फिर वायुमंडल इसके पृष्ठ से अणुओं को भागने से नहीं रोक पाता, और इसके अणु गैस में बदलना शुरू हो जाते हैं, और उसी ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल के लिए ये क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मान लीजिए ये जल है, तो जल भरा है, तो वायुमंडल ने प्रेशर डालकर इनके अणुओं को बांध रखा है, रोक रखा है कि यहीं पर रहो। अब जब इसका ताप बढ़ाना शुरू करते हैं तो इसके अणुओं की स्पीड बढ़ने लगती है, और ये नीचे से दाब लगाना शुरू करते हैं कि हम लोग क्या करें, भागें।
और फिर क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन अणुओं की इतनी स्पीड हो जाती है, इतनी गति बढ़ जाती है कि इतना दाब लगाते हैं जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब इसके बाद जितनी भी ऊष्मा देंगे वो सारी ऊष्मा लेकर ये लोग क्या करेंगे, इतना गतिमान होंगे कि वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होगा और फिर वो उड़ जाया करेंगे और उसी को क्वथनांक कहते हैं। तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। तो ये हो गया क्वथनांक का परिभाषा। अब क्वथनांक में उन्नयन या अधिकता ये कैसे हुआ, तो देखिए जैसे मान लीजिए एक शुद्ध विलयन है, एक शुद्ध पदार्थ है, जैसे ये क्वथनांक में उन्नयन क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है, यानी विलायक क्या हो, कोई द्रव हो, और द्रव में जब ठोस मिलेगा तो जो विलयन बनेगा उसी विलयन के लिए यह अणुसंख्य गुणधर्म लगता है। अब मान लीजिए कोई पदार्थ है जिसका वाष्प दाब इतना है, ये है, इस लेवल पर है शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब इस लेवल पर है। अब क्या हो अगर हम इसमें नमक मिला दें तो अभी मैंने पढ़ाया है कि जैसे ही कोई अवाष्पशील पदार्थ शुद्ध द्रव में मिलाते हैं तैसे क्या होता है, उसका वाष्प दाब इस लेवल पर है तो थोड़ा सा कम लेवल पर आ जाएगा, यानी ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। और मान लीजिए वायुमंडलीय दाब ये है, ये क्या है, ये है वायुमंडलीय दाब, ये है वायुमंडलीय दाब। अब क्या करें, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब यहां पर है। अब अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, इस शुद्ध द्रव का टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, इसका वाष्प दाब बढ़ना शुरू हो जाएगा, और अगर हम इसका ताप बढ़ाते जाएं तो इसका वाष्प दाब बढ़ता जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इसका वाष्प दाब बढ़कर यहाँ पहुँच गया वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो शुद्ध द्रव को जितना ताप देने पर इसका वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यही क्या कहलाता है, क्वथनांक। और क्वथनांक को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो टेम्परेचर, T से टेम्परेचर, B से बॉइलिंग पॉइंट और नॉट से मतलब शुद्ध द्रव का। तो शुद्ध द्रव का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए ये है। अब इसमें जैसे ही नमक मिलाया गया तो विलयन बन गया और विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है। अब ये भी मैंने सिखाया था। अब इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में क्या करना पड़ेगा, इतनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो मान लीजिए टीबी है, तो ये क्या है, टीबी है। अब क्या होगा ये बताइए, ई वाला टेम्परेचर ज़्यादा है कि ये वाला टेम्परेचर ज़्यादा है, भाई टेम्परेचर ये वाला ज़्यादा है। और यानी कि क्या हुआ, क्वथनांक में उन्नयन हो गया। यानी कि देखिए जब शुद्ध द्रव था तो इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए केवल इतनी ही गर्मी देनी थी, लेकिन जैसे ही इसमें नमक डाले तो नमक डालने से वाष्प दाब घट जाता है। अभी मैंने समझाया है थोड़ी देर पहले। और जब वाष्प दाब घट गया तो अब यहाँ से वायुमंडलीय दाब तक पहुँचाने में ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी ये क्या हुआ, क्वथनांक बढ़ गया। वायुमंडलीय दाब तक पहुँचाने के लिए जितना टेम्परेचर देना पड़े वही क्या होता है, वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुँचाने में जितनी ऊष्मा देने पड़े वही क्या कहलाता है, उन्नयन कहलाता है, वाष्प दाब में उन्नयन। अब देखिए, अब इसका अंतर निकालना हो तो देखिए कितना होगा, तो अंतर निकालना हो तो यानी कितना होगा, तो टीबी में से यानी विलयन में से क्या कीजिए, घटा दीजिए टीबी नॉट को, तो क्या आ जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन पता चल जाएगा, यानी डेल्टा टी का मान पता चल जाएगा। और ये डेल्टा टी किस पर निर्भर करेगा, तो डेल्टा टी आप लोग जानते हैं किस पर निर्भर करता है, जो अवाष्पशील पदार्थ मिलाया गया है उस पर क्या नाम है, मोल प्रभाज पर, मोललता पर निर्भर करेगा, मोललता, क्योंकि ठोस किसमें, द्रव, उसमें तौलेंगे किलो में, ग्राम में, ठीक है। और ये द्रव तो विलायक है, तो ऐसा कौन सा पद है, तो मोललता है, स्मॉल यम। यानी ये टी किस पर निर्भर करता है, मोललता पर। यम क्या है, मोललता है। अब डेल्टा टी की जगह पर डेल्टा टी है। डेल्टा टी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, यही डेल्टा टी है। और प्रोपोर्शनल हटाकर बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के बी, ये नियतांक है और यम तो यम ही है, मोललता, ठीक है। अब मोललता के बारे में गणना जब कैलकुलेशन बताएंगे तब उसमें बताया जाएगा।
तो ये फार्मूला बन गया। ये के बी क्या है, ये क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। तो चलिए इसकी भाषा लिख देते हैं। ये मैंने भाषा लिख दी है, आप लोग देख लीजिए। अवाष्पशील ठोस मिलाने से वाष्प दाब में कमी हो जाती है। जैसे शुद्ध द्रव है, इसका वाष्प दाब मान लीजिए यहाँ है, तो वाष्प दाब जब यहाँ है, ऊंचे लेवल पर है, तो इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब तक पहुँचाने में कम ताप लगेगा। लेकिन जैसे ही इसमें नमक या अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे, विलयन बनेगा, तो इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। और जब वाष्प दाब कम हो गया तो अब इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, ज़्यादा उष्मा लगेगी, ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। और इसी बढ़ोतरी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में उन्नयन, यानी क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक बढ़ गया, पहले इतना ही क्वथनांक लगता था। क्वथनांक क्या है, वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने में जो गर्मी लगे, इसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो पहले क्वथनांक इतना ही था, अब क्वथनांक बढ़ गया है। देख लीजिए क्वथनांक कितना है, अब वाष्प दाब को यहाँ तक पहुँचाने में इतनी टेम्परेचर देनी पड़ेगी, तो ये बढ़ गया है, तो इसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। भाषा लिख दिया मैंने, फोटो खींचिए आप लोग। गुणधर्म है हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है, अवनमन का मतलब होता है कमी, यानी हिमांक में कमी। अगला अणुसंख्यक गुणधर्म है हिमांक में कमी। अब हिमांक क्या है, तो देखिए, अगर कोई द्रव है, अगर उसे गर्म करेंगे तो उसका वाष्प दाब बढ़ेगा और वायुमंडलीय दाब पर होने के बाद वो गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर किसी द्रव को ठंडा करें तो उसका वाष्प दाब घटेगा, और जब वाष्प दाब घटकर ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा तो वो द्रव जमने लगेगा। और जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव जमता है उसी को कहते हैं हिमांक। देखिए लिख दिया मैंने, जिस ताप पर द्रव ठोस में बदलता है वही क्या है, हिमांक है। फिर से सुन लीजिए, जिसे द्रव का वाष्प दाब यहाँ पर है, अगर गर्म करेंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा, अगर ठंडा करेंगे तो वाष्प दाब घटेगा। और द्रव को ठंडा करने पर वो जम जाता है, ये सब जानते हैं। तो अगर द्रव को ठंडा करते जाए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो ठोस प्रावस्था के बराबर होगा, और उस पर ये द्रव क्या होगा, जम जाएगा। और अगर गर्म करना शुरू करें तो क्या आएगा, इसका वाष्प दाब बढ़ता जाएगा और वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, और फिर गैस में बदल जाएगा। तो अब की बार हमें ठंडा करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ठोस प्रावस्था है, यहाँ पर क्या है, ठोस प्रावस्था ताप है या ठोस प्रावस्था है। यहाँ पर इस लेवल पर मान लीजिए ठोस प्रावस्था है, और इस लेवल पर क्या है, इस लेवल पर है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। अब मान लीजिए हमारा एक विलयन है, और ये विलयन कैसा विलयन है, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है। ये क्या है, हमारा शुद्ध विलायक है। अब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहाँ पर है, का वाष्प दाब मान लीजिए इस लेवल पर है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इस लेवल पर है। अब मान लीजिए इस शुद्ध विलायक में हम लोग नमक डाल दें और इसका विलयन बना दें, तो बताइए इसका वाष्प दाब बढ़ जाएगा कि इसका वाष्प दाब घट जाएगा। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि शुद्ध विलायक है, शुद्ध द्रव है, तो हर पॉइंट से, हर जगह से उसका वाष्पीकरण होगा और वाष्प बनकर वो दाब लगाएगा। लेकिन जैसे ही उसमें नमक मिलाएंगे तो इसके सरफेस पर, इसके पृष्ठ पर कुछ जगह पर वो अवाष्पशील आ जाएगा, और उस जगह पर क्या होगा, वाष्पन नहीं होगा, मतलब कि वाष्पीकरण घट जाएगा और वाष्प दाब कम हो जाएगा। मतलब ये शुद्ध विलायक है तो इसका वाष्प दाब यहाँ पर है। अब जैसे ही इसमें नमक डालेंगे तो इसका वाष्प दाब कम होकर कुछ नीचे आ जाएगा, अब ये क्या है, जब इसमें नमक डाल दिए या चीनी डाल दिए, कुछ भी अवाष्पशील चीज डाल दिए, तो ये विलयन का वाष्प दाब है, यानी विलयन का वाष्प दाब क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है। अब देखिए शुद्ध विलायक है तो इसका वाष्प दाब यहाँ था, जैसे ही इसमें नमक डाले इसका वाष्प दाब थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि अब वाष्पन कम होगा। अब बताइए
इसका टेम्परेचर आपने घटाना शुरू किया, तो घटाकर जैसे ही ठोस प्रावस्था पर आता है ये जमने लगता है। तो यहाँ से इसका वाष्प दाब कम करने के लिए कितने ताप की ज़रूरत है? तो मान लीजिए टी माने टेम्परेचर और एफ माने फ्रीजिंग पॉइंट और नॉट माने शुद्ध। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मान लीजिए TF0 है, यानी कि इस ताप पर ये क्या होता है, यहाँ तक पहुँच जाता है। अब क्या होगा जब इसमें विलयन में आ गया, तब बताइए यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में अब कितना टेम्परेचर लगेगा? तो अब तो कम ही टेम्परेचर लगेगा ना, अब तो कम ही टेम्परेचर लगेगा। पहले यहाँ से यहाँ तक लाना था तो इतना टेम्परेचर गिराना पड़ा, लेकिन जब इसमें आपने नमक डाल दिया तो इसका वाष्प दाब कुछ अपने आप कम हो गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में अब आपको कम ही ताप कम करना पड़ेगा, यानी कि कम हो गया। तो पहले यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना ताप परिवर्तन करना पड़ता था, यानी हिमांक इतना था, और अब हिमांक इतना ही है, तो हिमांक में क्या हुआ, कमी हो गई। पहले हिमांक कितना था, अब हिमांक इतना ही बचा, तो हिमांक में कमी हो गई। और ये हिमांक में कमी कितनी होगी, तो TF0 में से अगर हम TF घटा दें, TF माने फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब हिमांक अगर घटा दें तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा TF आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ये डेल्टा TF किसके अनुपात में होगा, जो डेल्टा TF होगा, यानी हिमांक में यही अवनमन है, यही क्या है, हिमांक में अवनमन है, कमी है, हिमांक में कमी। और ये कमी किसके बराबर होगा, तो ये कमी अनुक्रमानुपाती होगा, जितना इसमें ठोस डाला गया है, जितना ज़्यादा इसमें नमक मिलाया गया है, और उसकी मोललता के, ये क्या है, मोललता है। क्योंकि मोललता को आपने ठीक से पढ़ा होगा, इससे पिछले वाले वीडियो में देख लीजिए मोललता क्या होता है। तो मोललता के अब देखिए डेल्टा TF प्रोपोर्शनल हटाकर जब बराबर लगाएंगे तो यहाँ नियतांक आएगा KF, और यम तो है ही पहले से, तो देखिए TF है, प्रोपोर्शनल हटाकर जब बराबर लगाए तो यहाँ आ गया KF, नियतांक आ गया, और मोललता यम है। और ये नियतांक क्या है, हिमांक अवनमन नियतांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो ये रहा, तो ये दोनों फार्मूले हो गए और सारा का सारा ये खत्म हो गया। इसकी भाषा लिख दे रहे हैं अब, तो चलिए देख लेते हैं। मैंने भाषा लिख दी है, लिखा है अवाष्पशील ठोस मिलाने से वाष्प दाब में कमी आती है। देखिए, और उसी को हिमांक अवनमन कहते हैं। देखिए, अगर शुद्ध विलायक है तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहाँ पर है, वाष्प दाब यहाँ पर है। अगर इसके वाष्प दाब को ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब तक ले आए तो ये द्रव जो होगा जम जाएगा। अब देखिए, अगर इसको जमाना है तो देखिए अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर कितना गिराना पड़ेगा, TF0, यानी शुद्ध विलायक का हिमांक कितना है, यानी इतना टेम्परेचर इसका गिराना पड़ेगा, इतना टेम्परेचर गिराना पड़ेगा। लेकिन शुद्ध विलायक में जैसे ही नमक वगैरह कुछ मिला देते हैं तो क्या होता है, इसका वाष्प दाब यहाँ से यहाँ आ जाता है, और वाष्प दाब जब यहाँ आ गया तो अब क्या करेंगे, अब इसका वाष्प दाब ठोस प्रावस्था तक लाने के लिए आपको थोड़ा सा ही टेम्परेचर गिराने की ज़रूरत है, यानी विलयन का हिमांक ये है, ठीक है। तो ये हो गया। इसीलिए कहते हैं अगर किसी चीज़ को जमाना है, जैसे पानी है, आपको ठंडा करके उसे बर्फ़ बनाना है तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए तो वो जल्दी बर्फ़ बन जाएगा। जैसे शुद्ध पानी है तो उसको बर्फ़ बनने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें तो उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा और वो जल्दी से बर्फ़ बन जाएगा।